हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 कृतिका पूरक पुस्तक के पाठ साना साना हाथ जोड़ी पर चर्चा करेंगे। साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका मधु कांकरिया के जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो देखिए, साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ लेखिका मधु कांकरिया के द्वारा लिखित है। यह एक यात्रा वृतांत है। इनका जन्म 23 मार्च 1957 कोलकाता में हुआ था। उनकी रचनाएं पत्ताखोर, सलाम आखरी, बीतते हुए, खुले गगन के लाल सितारे आदि हैं। तो अब हम इसके बाद अपने पाठ का सार जानेंगे, यानी कि साना साना हाथ जोड़ी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का सार। देखिए, लेखिका ने अनेक यात्राएं की, बहुत यात्राएं की लेखिका ने, और ये जो पाठ है हमारा, ये भी एक ऐसी ही यात्रा वृतांत है। यानी यहाँ जो हम सारांश को पढ़ने जा रहे हैं वो एक यात्रा वृतांत है। यानी लेखिका ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक का वर्णन किया है, और उसके बाद उसने हिमालय की यात्रा की। उसके बारे में लेखिका ने यहाँ पर हमें बताया है। प्रस्तुत पाठ लेखिका मधु कांकरिया की गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों का वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। गंगटोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेखिका ने हमें बताया कि पहाड़ों पर असीम सुंदरता बिखरी पड़ी है। रात में तारों में जगमगाते हुए गंगटोक शहर लेखिका को ऐसा लग रहा है जैसे आसमान धरती से उलट पड़ा हो। अर्थात आसमान की जो छटा है वो लेखिका को ऐसी लग रही है जैसे कि धरती भी ऐसी ही हो गई, अर्थात धरती भी चमकीली हो रही है। वहां पर असीम सुंदरता उनको देखने को मिल रही है। उसके बाद में वो कहती हैं कि यदि मौसम साफ हो तो वहां से कंचनजंगा की चोटी साफ दिखाई देती है। उसका ड्राइवर जितेन नार्गे उन्हें यूथांग ले जा रहा था। वहां पूरे रास्ते उन्हें फूलों से भरी वादियां नजर आईं। रास्ते में उन्होंने कुछ श्वेत और रंगीन पताकाओं को देखा। उनके पूछने पर जितेन नार्गे ने उन्हें बताया कि जब यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से कुछ दूरी पर शांत स्थान पर मंत्र से लिखी हुई 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई शुभ अवसर आता है तो रंगीन पताकाओं को फहराया जाता है। उन्होंने इन्हें यह भी बताया कि इनको उतारा नहीं जाता, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद वह और आगे चलता है और वह उनको एक व्हील चेयर दिखाता है, यानी कि धर्म चक्र दिखाता है। जो व्हील एक प्रेयर के रूप में आता है, एक प्रार्थना के रूप में आता है, एक चक्र होता है वहां पर जिसकी बड़ी ही मान्यता होती है। तो यहाँ पर जो जितेन नार्गे हैं, जो गाइड है लेखिका के, वो उन्हें प्रेयर व्हील यानी धर्म चक्र को देखने के बारे में, उनको थोड़ा सा उसके बारे में बताने की कोशिश करता है और बताता है, कहता है कि यदि इसको घुमाकर कोई प्रेयर मांगी जाए, कोई विश मांगी जाए तो यहाँ पर क्या होती है, पूरी होती है। लेखिका ने अनुभव किया कि चाहे विज्ञान कितनी भी उन्नति क्यों न कर ले, पर पाप पुण्य से संबंधित आज अंधविश्वास परंपराएं तो सारे भारत में एक सी ही हैं। यहाँ पर लेखिका ने अपने द्वारा, अपने एक यात्रा के द्वारा जो भी उन्होंने वहां पर देखा उसके बारे में, उनके गाइड ने जो उनको हेल्प की, गाइड के माध्यम से जो उन्होंने कुछ जाना वो सब उन्होंने यहाँ पर बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे जैसे गाड़ी आगे चलने लगी रास्ते और अधिक घुमावदार हो गए। आपने देखा होगा पहाड़ों के रास्ते अक्सर घुमावदार होते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि संकरे रास्ते होते जा रहे थे, यानी कि छोटे छोटे रास्ते होते जा रहे थे। बाजार, बस्ती, लोग पीछे छूट रहे थे। तिस्ता नदी अपने स्वच्छ और पवित्र जल के साथ लेखिका के समक्ष थी। हिमालय अपने विराट रूप में लेखिका के सामने प्रकट हो रहा था, और प्रकृति के उस जादुई रूप को देखकर लेखिका को सारा वातावरण रहस्य से आवृत लग रहा था। यानी कि लेखिका को वहां बहुत सारे अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे थे। हिमालय का रूप सौंदर्य पल पल बदल रहा था और उन्हें सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित यानी कि लेखिका की दृष्टि जिस भी दृश्य पर जाती थी वो वहां पर उसकी दृष्टि टिक जाती थी, अर्थात रुक जाती थी। उसके बाद वो कहते हैं उन्हें यह सम्मोहन उस समय टूटता हुआ सा प्रतीत हुआ जब उन्होंने पत्थर तोड़कर रास्ते बनाने वाली महिलाओं को देखा। यानी कि वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर
बड़ी ही सुंदरी, बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही सुंदर महिलाएं जो थी वो क्या कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी। और उन युवतियों ने अपनी पीठ पर बच्चों को लादे हुए था, यानी कि उन्होंने अपनी पीठ पर बच्चों को बांधे हुए था, बच्चों को उन्होंने कसकर अपनी पीठ पर बांध रखा था और वो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये स्त्रियां इस तरह से क्या कर रही हैं, अपने मौत को गले लगाकर, और वो क्या करती हैं, अपने जीवन की दिनचर्या को आगे बढ़ाती हुई, पत्थर तोड़ती हुई, वह अपने कार्य को बड़ी ही खुशी के साथ कर रही होती हैं, बड़ी ही मेहनती होती हैं। ऐसा देखकर ऐसा महसूस हो रहा था, लेखिका इन सब चीजों को देखकर मजबूर हो गई, यानी कि वह ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये आम जनता इतना कम लेकर समाज को कितना अधिक दे देती है, यानी जिनकी कोई पहचान भी नहीं होती, पहाड़ी औरतें, पहाड़ी लोग जिनकी कोई पहचान भी नहीं होती, वो इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कितना कुछ पब्लिक को दे देते हैं, कितना कुछ जनता को दे देते हैं और बदले में उसके कुछ भी नहीं लेते। ऐसी स्थिति को देखते हुए लेखिका मधु कामकरिया को वहां पर एहसास हुआ। उसके बाद में वो कहती हैं कि रात में तिस्ता नदी के किनारे लायुंग में रुकना था। वहां नदी के किनारे ऐसा लग रहा था कि मन की सारी विषमताएं नदी की धारा के साथ बह गई हूं, यानी कि नदी को देखकर लेखिका को बड़ा ही शांत महसूस हो रहा था, बड़ी ही शांति का माहौल उसको महसूस हो रहा था। और वो नदी की किनारे बैठकर उन्होंने क्या किया, अपने को बड़ा ही शांत प्रिय महसूस किया। बढ़ते प्रदूषण के कारण वहां लेखिका को बर्फ देखने को नहीं मिली। अब उन्हें वहां से कटाव जाना था, वहां जाने का रास्ता अधिक खतरनाक था। वहां पहुंचकर लेखिका का जो मन है वो बहुत अधिक प्रसन्न हो गया, क्योंकि वहां सर्वत्र साबुन के झाग के समान बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। यानी जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ रही थी वहां उन्हें एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला जहां पर साबुन के झाग जैसा दृश्य था, यानी कि बर्फ ही बर्फ वहां पर फैली हुई थी। लेखिका को ऐसा अनुभव हुआ कि शायद इसी दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। आपने देखा होगा जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी हमारे वेद पुराण और उपनिषद हैं, वो कुछ इस ढंग से लिखे गए हैं। ऐसा लगता है कि उनको लिखने के लिए ऋषि मुनियों ने कोई शांत स्थान ही ढूंढा होगा। वहां स्थित हिम शिखरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रकृति का जल एकत्रित करने का तरीका बड़ा ही नायाब था, कि प्रकृति का जल एकत्र करने का तरीका ही नायाब नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि सर्दी में शिखरों पर बर्फ के रूप में एकत्र जल गर्मियों में जलधारा बनकर खेती के साथ साथ मनुष्य की भी प्यास बुझाता होगा। यानी कि उन्होंने वहां जाकर ऐसा महसूस किया कि एक प्रकृति ही है जो मनुष्य की परवाह करती है, एक प्रकृति ही है जो मनुष्य को हर मौसम में उसका साथ देती है, मनुष्य के हर समय पर वह उसका क्या करती है, देख रेख करती है। यानी कि गर्मी के समय में उस बर्फ को पिघलाकर वो जल बनाकर क्या करती है, पब्लिक को देती है, जनता को देती है। तो यहाँ ऐसी चीजों को देखते हुए लेखिका को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो कहती हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ने पर चीनी सीमा का पर फौजी -15 डिग्री में बड़ी ही सजगता से पहरे दे रहे थे। यानी देखिए अब चीनी सीमा पर उन्होंने फौजियों को भी देखा जहां पर 15 डिग्री सेल्सियस था। वहां पर उन्होंने देखा कि बड़ी सजगता से, बड़ी ही अलर्ट होकर वो क्या कर रहे थे, पहरा देने का कार्य कर रहे थे। उन्हें देखकर लेखिका नतमस्तक हो गई, यानी कि उन्होंने देखा कि 15 डिग्री सेल्सियस पर भी वहां पर फौजी बड़ी ही एक निगरानी के साथ, बड़ी ही सजगता के साथ, बड़े ही अलर्ट तरीके से क्या कर रहे थे, वो देश की सीमा की रक्षा कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में लेखिका वहां पर नतमस्तक हो जाती हैं। लेखिका जब उन फौजियों को पहरा लगाते हुए देखती हैं तो वो सोचती हैं, क्या सोचती हैं कि ये लोग कितनी मुश्किल में, कितनी परेशानियों में अपने को डालकर हम लोगों की रक्षा करते हैं। उन पर इतना, उनको देखकर वो इतनी गर्वित हो जाती हैं, इतनी नतमस्तक हो जाती हैं कि उनको लगता है कि वास्तव में इन लोगों की वजह से ही हम लोग आज फ्री घूम रहे हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं। रास्ते में चिप्स बेचने वाली एक सिक्किम युवती से पूछने पर क्या वह सिक्किमी है, ऐसा उस युवती से जब पूछा गया तो उसने बताया कि वह इंडियन है। तो लेखिका ने सोचा कि काश कश्मीर के साथ भी हमारे संबंध इसी तरह सहज हो जाएं। कुछ ही दूरी पर खेदुम नामक स्थान था, वहां देवी देवताओं का निवास माना जाता था, इसलिए उस स्थान को गंदा नहीं किया जाता था। वहां लोग पहाड़ों, नदियों और झरनों की पूजा करते थे।
यूनथांग को आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने टूरिस्ट स्पॉट बनाया था। लेखिका सोच रही थी कि मनुष्य की यही असमाप्त खोज कितनी सौंदर्यशाली है। यानी कि लेखिका ये सोच रही थी कि लोगों ने अपने, अगर देखा जाए अपनी खोज के अनुसार, उन्होंने कैसे कैसे सौंदर्य देने वाले स्थलों को खोजा और वहां पर उन्होंने पिकनिक स्पॉट को बनाया। अब यहाँ ऐसी स्थिति में जो पाठ होता है हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात हमारे पाठ का सारांश जो है वो समाप्त हो जाता है। तो लेखिका ने अपने इस यात्रा वृतांत के अंतर्गत पूरे हिमालय की प्राकृतिक छटा का वर्णन कर दिया। आपने देखा होगा कि जब भी कोई हम पाठ पढ़ते हैं, कोई भी सारांश हमारा होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी पाठ हमारा यदि है तो वो हमें कोई ना कोई एक नैतिक शिक्षा देकर जाता है, एक नैतिक कह लीजिए मोरल वैल्यूज निकाल कर जाता है, देकर जाता है। तो यह पाठ भी हमें एक बहुत ही अच्छी सीख दे रहा है कि जब लेखिका ने उन देश के सिपाहियों को चीनी सीमा से पहरा देते हुए देखा तो यहाँ पर वो नतमस्तक हो गई। उन्हें उन फौजियों के प्रति क्या हो गया, सम्मान बढ़ गया। तो यहाँ पर सिर्फ इस पाठ के माध्यम से मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी परेशानी को समझना चाहिए, उनके लिए सम्मान भाव होना चाहिए। उनके बच्चों के लिए हमें अपने पास से कुछ जमा पूंजी निकाल कर उन लोगों को देनी चाहिए। जो लोग हम अपनी जान पर खेलकर हम लोगों की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम भी बदले में उनके परिवार के लिए कुछ सोचें। एक और भी संदेश यहाँ पर छिपा है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लेखिका ने देखा कि हिमालय का जो प्राकृतिक छटा थी वो कहीं ना कहीं उसके पर्यावरण की वजह से थी। तो इसलिए हमें पर्यावरण की भी अपनी रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या है, लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। यदि हम सभी लोग मिलकर पर्यावरण को बचाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा जीवन है वो खुशहाल हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने अपने पाठ के सारांश को एक ऐसे रूप में पढ़ा जिसमें हमें बहुत सारी चीजें मेन रूप में आपको बतानी थी। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी पूरक पुस्तिका जो हमारी कृतिका है उसके पाठ साना हाथ जोड़ी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। तो यहाँ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।